लड़ रहा है। और क्योंकि हमने देखा है फ्रॉम डे वन, कभी भी ईरान ने ये नहीं कहा कि हम डर रहे हैं या फिर हमें कोई दिक्कत है, मतलब उसने हमेशा ही ये कहा कि भाई हम लड़ाई के लिए हमेशा तैयार हैं। अभी की स्थिति में भी वो यही कह रहा है। लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस युद्ध में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो ईरान को है। अभी की जो पूरी परिस्थिति नजर आती है सर, आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि शांति हो सकती है, बातचीत का जो रास्ता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, और होर्मुज में जो स्थितियां हैं वो ठीक हो सकती हैं? क्योंकि वहां पर सब ठीक होगा तो तमाम देशों में स्थितियां ठीक होंगी। आप किससे, मेरे से पूछिए? बख्शी सर। यस जी, प्लीज सर। देखिए खुशबू जी, इसमें दो राय, कोई ऐसी डाउट नहीं है, अगर कंट्रीज आगे आएंगी तो कुछ नेगोशिएशंस हो सकती हैं और सफल हो सकती हैं, पर बीच में पॉलिटिकल एजेंडास बहुत है, तो उसको लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। लोगों की नजर तो भारत पे थी, बहुत कंट्रीज ने भारत पे नजर करी, पर भारत की अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत उन्होंने इस समय वो ठीक नहीं समझा, बिकॉज पाकिस्तान वॉज इन्वॉल्व, चाइना वॉज इन्वॉल्व, तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए इस समय ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। अभी भी चांस है कि अगर जर्मनी, फ्रांस जैसी कंट्रीज मिलके अमेरिका को समझाएं और नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर लेके आए, ईरान विल बी रेडी, बिकॉज अगर पाकिस्तान बीच में आया हुआ है, पाकिस्तान को भी कह सकते हैं कि आप मीटिंग्स कंटिन्यू करवाइए, और हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, पर इस समय यह देखा गया है कि अमेरिका इज नॉट वेरी कीन कि कोई आके नेगोशिएट करके कुछ बात करे। अमेरिका सिर्फ वांट्स कि मैंने कहा है तो आप आ जाइए, नेटो को कहा प्लीज ज्वाइन, चाइना को भी कह दिया कि प्लीज ज्वाइन। ये सारी की सारी चीजें अमेरिका को बड़ी भारी पड़ेगी, पर अमेरिका को एक फायदा है, उसके धरती पर लड़ाई नहीं हो रही, तो वो बड़े क्लियरली किसी भी टाइम निकल के चला जा सकता है, अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके जा सकता है। तो अमेरिका इस सिचुएशन का बड़ा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, और उसने ऑलरेडी चाइना को जो अपनी पॉलिसी के तहत उसका ऑयल रुकवा दिया, वेनेजुएला से रुकवा दिया, सऊदी अरेबिया से रुकवा दिया, इधर से भी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो चाइना को भी पता चल गया है कि इस समय उसको डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं देनी है जिससे कि अमेरिका को असर पड़े। हालांकि दोनों की में कोल्ड हॉट मीटिंग्स हुई थी, जी की और उसकी ट्रंप की, पर उसका कोई नतीजा नहीं ऐसा निकला जिसका की बात है कि रशिया कुल मिलाकर सर कुछ भी पॉजिटिव होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा श्याम सर देखिए, अगर ये परिस्थितियां यूं ही रहेंगी तो मतलब तय है कि जो ये लड़ाई है वो तो आगे बढ़ेगी। यूरेनियम इतना इंपॉर्टेंट ईरान के लिए, ये ईरान जानता है। यूरेनियम और जो 400 केजी यूरेनियम 11 एटम बम न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, अब हाई ग्रेड, तो वो इजराइल रेडी बड़ा खफा इस बात से, वो कह रहा है कि हम ये इसका यूरेनियम किसी हालत में निकलवा के रहेंगे। वो इजराइल जो है वो अमेरिका को बहुत प्रेशराइज कर रहा है इसके लिए। जी ठीक है सर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा श्याम सर इसमें थोड़ा सा मैं ऐड और कर दूं, ये बात तो है ही, और इसके अलावा सर रशिया और जो चाइना है उनकी भूमिका आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि प्रफुल्ल सर ने भी बताया कि किस तरह से चाइना से बातचीत तो हुई है, लेकिन अभी आने वाले समय में इस पूरी परिस्थिति के बाद इन दोनों का क्या एक्शन आप देखते हैं? बिल्कुल यही प्रश्न रह गया था, और वो अभी पिछली बात उन्होंने चाइना से कह के रोक दिया था, रशिया की भी बात भी कर देते हैं इसके साथ मिला के। पुतिन गए, पुतिन भी चले गए रशिया, और चाइना भी चला गया रशिया, अमेरिका भी चला गया चाइना। देखिए अंडर कारपेट बातें हुई हैं और क्लियरली कहा गया कि आप रशिया से तेल लेते रहो, ब्लॉकेट की तरफ आंख उठाकर मत देखना, ये चाइना को पुतिन ने कहा अंडर द कारपेट। मैं बहुत क्लियर हूं इसके बारे में, और उस समय भी मैंने कह दिया था कि कोई बात बाहर नहीं निकलेगी, कुछ भी नहीं समझ में आएगा किसी को, लेकिन चाइना को तेल भी मिलेगा, और रशिया भी बम में उसका तेल जा रहा है चाइना। ईरान से नहीं जाएगा चाइना का तेल, लेकिन रशिया से जाएगा। रशिया को तेल बेचना है तो रशिया चाइना को बेचता रहेगा, फिलहाल वो रुके रहेंगे। इस बीच में ब्लीड करता रहेगा ईरान। 35 बिलियन पर डे बैरल उसका जो तेल, एक 100 बिलियन अभी तक ऑयल रुक चुका है, 35 बिलियन करीब करीब रोज रुक रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? एक 20-25 शिप निकाल पाया वो 3-4 दिनों में वहां से, उस पर वो टोल टैक्स लगा रहा है। एक अथॉरिटी भी बना दी, मैरीटाइम जोन बना दिया, लेक्टिमाइज कर दिया उसने उस एरिया को, और सब कुछ कह दिया कि कन्वेंशन वगैरह कुछ नहीं, ये एरिया मेरे कंट्रोल में चलेगा। तो इतना सारा बातें कह के वो लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग ले रहा है गल्फ के पानी में
और खारापन ला रहा है ईरान, जो गल्फ कंट्री कभी मंजूर नहीं करेंगे, जो बाकी जीसीसी के 6 सदस्य हैं, जिनको पूरी तरह से अमेरिका ने पहलू में ले रखा है। चाइना का कोई शिप इस एरिया में एक्सरसाइज करता हुआ नहीं दिख रहा, रशिया के शिप्स नहीं दिख रहे, जो लड़ाई से पहले वहां एक्सरसाइज करके गए थे। कौन दिख रहा है? नीदरलैंड, ग्रीस, जापान के माइनसूपर्स रेडी हो रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया का अवाक्स वहां पे घूम रहा है, चार्ल्स डिगॉल फ्रांस का खड़ा है, यूके का हडसन खड़ा है, जो माइनसूपिंग गियर लेके मॉडिफाई करके लाया गया है। 3 महीने की तैयारी हुई है उसके ऊपर, आज नहीं हुआ है। जापान ने अपनी मैरीटाइम फोर्स को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, चेंज कर दिया पूरा नेवी को, एक नया कमांड बनाया जिसका नाम है एम्फीबियस एंड माइनसूपर डिवीजन मैरीटाइम थिएटर कमांड, जो इसी के लिए बनाया गया है। पूरे वर्ल्ड में जापान के पास सबसे अच्छी माइन स्वीपिंग एंड क्लियरेंस डेडिकेटेड शिप्स हैं, और किसी के पास भी नहीं है। आपको ये भी जानकारी हो, भारत के पास भी आज कोई माइन सुपर डेडिकेटेड नहीं है। मैं एक माइन सुपर आईएनएस एलएफपी में सर्व कर चुका हूं। 2017 के बाद भारत के पास कोई माइन सुपर्स नहीं है। आजकल के माइन सुपर्स डिफरेंट होंगे, वो दूर से ही क्लियरेंस कर लेंगे, ऑटोमेटिक बोट्स भेज के, रोबोट भेज के और सेंसर्स भेज के, अंडर वाटर आपको दिखेगा नहीं। बड़े बड़े शिप्स दूर से आके अपना काम खाड़ी में कर रहे हैं। और ये सब, एक बात सुनिए, सदर्न पार्ट में ओमान के एरिया में, जो कि थोड़ा पथरीला है, वहां डेप्थ भी कम है, लेकिन वहां से वारशिप्स को लाया गया, ले जाया गया 3 बार, और वर्ल्ड को दिखाया गया कि हमने माइन क्लियर कर दिया। वो रूट है, रिस्क लो और अपने अपने शिप्स ले जाओ। 500 जिप जो खड़े हैं, 25,000 मैनर्स जो खड़े हैं गल्फ में, उनको निकालो तो आगे करेंगे। इनको नाटो नहीं चाहिए, वहां पे ऑफेंसिव पोस्चरिंग नहीं चाहिए। नाटो को खूब फटकारते हैं ट्रम्प, यूरोपियन यूनियन को कुछ नहीं कहते, इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर वहां आ रहे हैं ना। और ऐसे नहीं आते वो, उनको 40-50 दिन, 3 महीने लगते हैं। शिप्स को सैटेलाइट से कवर किया जा सकता है, उनकी मूवमेंट को देखा जा सकता है, ये छुपे नहीं आ सकते। सबमरीन भी आए हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं। तो ये सारे भ्रम की कहानी, अंडर वाटर, अंडर द कारपेट, ग्रीन रूम की कहानी है। बहुत कुछ। अच्छा, ये बात जो सर आप कह रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो कई बड़े अपडेट भी संजीव जी सामने आए। सबसे बड़ी बात ये भी रही कि ईरानी जो संसद अध्यक्ष है मोहम्मद बाघेर, उन्होंने ये कहा कि असीम मुनीर से मुलाकात में कि अमेरिका ईमानदारी नहीं दिखा रहा, ईरान अपने अधिकारों पर समझौता नहीं करेगा। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट रही कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके मुताबिक ट्रंप सरकार ने ईरान वार्ता में इजराइल की भूमिका को सीमित कर दी है। निश्चित तौर पर इससे नेतन्याहू को तो बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अगर इस युद्ध की हम बात करें तो सबसे ज्यादा हित अगर कोई साधता हुआ दिख रहा है तो वो इजरायली दिख रहा है, नेतन्याहू ही दिख रहे हैं, हिजबुल्ला, हमास, हुती को खत्म करके। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है वो आवश्यक नहीं है कि अमेरिका की सरकार वैसा ही सोच रही हो। कई बार जो अनेक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स में, प्लेटफॉर्म्स में, न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स प्रकाशित की जाती हैं, लेकिन वो कई बार वो तथ्यों से परे होती हैं, रियलिटीज को उतना ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट नहीं करती। लेकिन एक बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी न्यूयॉर्क टाइम्स के जो संबंध हैं वो, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी मागा बेस के साथ एक तनाव की स्थिति दोनों में बनी रहती है, ये बात भी उतनी क्लियर है। तो ऐसे में ये जो पूरी जो सिचुएशन है उसमें मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट रीजन से बैक ऑफ के ऑप्शंस नहीं हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास सिर्फ एक मात्र ऑप्शन है कि वो एक ईरान के साथ एक ऐसी डील कि जिसमें कि एक विन विन सिचुएशन हो, उसको करके ही अमेरिका वहां से अपने जो पॉस्चरिंग को वहां से रिड्यूस कर सकता है और एक नॉर्मल स्थिति में आ सकता है। क्योंकि इजराइल की रक्षा का जो कमिटमेंट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पूरे इस्टेब्लिशमेंट का कमिटमेंट है। उसमें रिपब्लिकन्स भी शामिल हैं और डेमोक्रेट्स भी शामिल हैं। और यदि आज मार्को रूबियो ने भारत की, हमारी राजधानी नई दिल्ली से यहाँ से इस बात को कहा कि ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, तो ये जो कमिटमेंट है वो इजराइल की रक्षा को ध्यान में रखते हुए ही अमेरिका करता है। अमेरिका तो वैसे ईरान से बहुत दूर है जियोग्राफिकली, अगर देखें तो ईरान के पास आज कोई ऐसी मिसाइल नहीं है कि जो अमेरिका के सोर्स तक पहुंच सके। और लेकिन यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो सबसे बड़ा जो खतरा है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मिडिल ईस्ट रीजन के जो क्लोजेस्ट एलाई इजराइल को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो इस्लामिक रिजीम है इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटाने की बातें रखती है, और वो जाहिर है कि वो जायनिस्ट रिजीम कह के पुकारते हैं, स्टेट ऑफ इजराइल का नाम तक नहीं लेते।
तो इस तरीके की नफरत वाली सोच रखने वाली रिजीम के पास यदि न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो इसराइल को लोग खतरा पैदा करेगा, वो जो अमेरिका उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जूइस्ट लॉबी है वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को इसराइल के हितों को इग्नोर नहीं करने देती है, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट की आपने जो जिक्र किया वो तथ्यों के अनुसार है, और वो जाहिर है कि अमेरिका का जो अप्रोच है वो इसराइल की रक्षा करने का, उसका जो कोर मिडिल ईस्ट रीजन की अमेरिका की पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव रहता है। और दूसरा जो मिडिल ईस्ट रीजन में यूएस के जो एलाइज और पार्टनर्स हैं उनके साथ भी जो कमिटमेंट्स कर रखे हैं अमेरिका ने, और अपने बेसिस वहां पर बड़ी संख्या में स्थापित कर रखे हैं, उसको भी उसकी भी क्रेडिबिलिटी में कमी आएगी यदि अमेरिका कोई ऐसी डील करके निकल आता है, और या जिसको कह लें कि अपने आप को झुका करके आ जाता है, तो अमेरिका की वहां पर हेजेमनी बहुत गहरे तरीके से प्रभावित होगी। ठीक है। ये जो एक बात और भी मैं खुशबू जी कहना चाहूँ कि यदि इस तरीके की कोई डील होती है जिसमें कि ईरान एक पावरफुल रिजीम बन करके उभरती है, कहीं ज्यादा पावरफुल जो 28 फरवरी के बाद से, तो ऐसे में जो सुन्नी बहुल राष्ट्र जो हैं उनके जो सिक्योरिटी डिलेमास जो हैं, जो उनकी जो इनसिक्योरिटीज हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी, और जो कि अमेरिका के लिए अगेन बहुत ये भी तो है ना, अगर ऐसा होगा तो इसराइल तो इसको बिल्कुल भी नहीं मानेगा। वही तो, और इसराइल और अमेरिका तो एक दूसरे को ऐसे कहते हैं कि भाई नेतन्याहू को जो हम बोलेंगे वही करेंगे, और नेतन्याहू वही करते हैं जो ट्रम्प बोलते हैं। जी बिल्कुल, ये बात इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत ही गहरा कोलैबोरेशन रहता है। यदि आज इसराइल थोड़ा बहुत अगर कभी भी कम अपने स्टेटमेंट्स दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका उसे इग्नोर कर रहा है या इसराइल और उनके बीच में कोई दरार है, ऐसा हो नहीं सकता। और देखिए थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में, थोड़े बहुत ही चेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा मैं इसको ठीक है सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें कही। प्रफुल्ल बख्शी सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं आई गेस। और सर क्या सचमुच आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा समझौता हो सकता है जिससे ईरान में एक मजबूत रिजिम बनती हुई नजर आ रही हो, कुछ ऐसा दिखता है आपको? आपने रिपीट करिए, क्या नजर आ रही हो? सर जो रिजीम है, मतलब जैसे चेंज किया अमेरिका ने, क्या कुछ मजबूत होता हुआ वहां पर नजर आ रहा है, सत्ता में कुछ मजबूत परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है आपको?